अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 जो है वो आपको देने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। पहले हमने इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स के बारे में बात की, फिर हमने बात की फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से, और अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1.3 आपके सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक से भी आप बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों ने 9th क्लास में एज इट इज पढ़ा हुआ है। इसमें हमने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, उनको भी हम देखेंगे। तो बेटा जी, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के बारे में एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों ने जो है वो सुनी हुई है 9th क्लास के अंदर। वो कुछ यूँ थी कि पेरिस के अंदर 1906 में एक कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस, उसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मयर्स। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेटा जी आपके जो बेस यूनिट्स हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स के बारे में डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के अंदर असल में सबसे पहले आपका फर्स्ट ईयर में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने अंडरस्टैंड करना है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि आपके पास दो तरह के एसआई यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर आपने अंडरस्टैंड करना है आपके पास एक थर्ड तरह के भी यूनिट्स हैं, जिन्हें हम कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आपने याद रखना है हमारे पास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट्स। तो आपने अंडरस्टैंड करना है ये थ्री टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट्स जो आपके पास हैं ये कौन से हैं। तो बेटा जी, दो से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। वो दो आपके पास नंबर 1 पे आपके पास आ जाते हैं बेटा जी बेस यूनिट्स, और आपको इनकी डेफिनेशन भी पता होगी। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या उनकी मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, तो हम उन्हें सिंपलेस्ट वर्ड में डिस्क्राइब कर लेते हैं सच यूनिट्स which are used to describe, क्या डिस्क्राइब करते हैं ये? बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। बेटा जी ये आपके, बेटा जी दोबारा से देख लें कि बेटा जी ये वो यूनिट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं बेटा जाहिर करने के लिए। किन्हें बेटा? बेस क्वांटिटीज को। या मैं जाहिर करने से भी ज्यादा बेहतर आपको वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, असल में ये मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटीज। क्योंकि हमें मेजरमेंट हम लोगों ने लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेजरमेंट के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू, और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जो यूनिट होता है बेटे, यूनिट एक्चुअली स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा जिसके साथ कंपेयर करके हम किसी भी गिवन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू वो बेटा हमारे पास वैल्यू होती है जिसके साथ हम लोग कंपेयर करके जो है वो किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे मास का स्टैंडर्ड होता है किलोग्राम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर वो छोटे छोटे वेट्स पड़े हुए होते हैं जिन पर लिखा होता है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो असल में वो उनके स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये में भी आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है मेरा बेटा, उसके बाद आप लोगों को इस बात का अंदाजा है कि 7 बेस क्वांटिटीज हैं, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। तो बेटा जी आपके पास जो बेस यूनिट्स हैं वो भी
7 है। तो उसकी लिस्ट बनाने का 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले जो आपके पास बेस यूनिट बेस क्वांटिटी आपने पढ़ी थी वो था बेटा मैस। तो बेटा मैस का सिंबल m था और इसका यूनिट जो है बेटा जी वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम। तो बेटा किलोग्राम का सिंबल स्मॉल के जी होता है, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपके पास सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है बेटा लेंथ, और लेंथ का सिंबल हमने स्मॉल एल पढ़ा था और इसके यूनिट होते हैं मीटर्स, मीटर्स। तो बेटा इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। फिर बेटा जी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है आपका थर्ड नंबर पर जो क्वांटिटी होती है टाइम, और टाइम का सिंबल आप लोगों ने स्मॉल टी पढ़ा हुआ है, जबकि इसका यूनिट होता है सेकंड, और सेकंड का सिंबल स्मॉल एस होता है, ठीक है मेरा बेटा। इसी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है आपके पास इसका सिंबल कैपिटल टी होता है, जबकि इसका यूनिट केल्विन होता है, केल्विन, और इसका सिंबल कैपिटल के होता है। तो बेटा जी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है इसी टॉपिक के एंड पर हम लोगों ने जो है कुछ कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट्स के बारे में जानना है। जब हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो होगा कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। तो बेटा जब हम कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि मैं आपको साथ साथ ये बात क्यों बता रहा हूं कि बेटा जी किलोग्राम यूनिट है उसका सिंबल स्मॉल केजी है, मीटर यूनिट है सिंबल स्मॉल एम है, सेकंड यूनिट है स्मॉल एस है, केल्विन देखिए केल्विन एक नाम है लेकिन मैंने इसका सिंबल इसका फुल नेम स्मॉल लेटर से लिखा है, हालांकि इंग्लिश के अंदर फुल नेम किसी भी यूनिट का जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है बेटा जी, लेकिन मैंने इसको स्मॉल से लिखा है, लेकिन इसका सिंबल मैंने कैपिटल लिखा है। तो इसकी बेटा जी कोई खास वजह है, वो कन्वेंशन है जो इस टॉपिक के एंड पर आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरा बेटा। फिर आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है वो इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका सिंबल कैपिटल आई होता है और इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर होता है, एम्पेयर। फिर एम्पेयर भी एक साइंटिस्ट का नेम है लेकिन मैं इसको स्मॉल ए से लिखूंगा, लेकिन इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल ए में लूंगा। फिर आपके पास बेटा जी आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपके पास है इसका सिंबल स्मॉल एन होता है, जबकि इसका यूनिट मोल होता है, मोल, और उसका सिंबल होता है बेटा जी MOL। फिर आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आ जाता है बेटा जी नेक्स्ट बेटा जी दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल बेटा जी कैपिटल L होता है, जबकि इसका यूनिट बेटा जी कैंडेला होता है, कैंडेला, जिसका सिंबल स्मॉल सी डी होता है। तो बेटा जी ये आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स हैं। अब बेटा जी दूसरी तरह के जो यूनिट्स आप लोगों के पास हो सकते हैं बेटा जी वो आपके पास हो सकते हैं सेकेंड टाइप के, वो है आपके पास बेटा जी डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है जैसे बेस यूनिट्स बेटा जी रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मेजर करते हैं बेस क्वांटिटीज को, ऐसे ही आपके पास जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो डिस्क्राइब करती हैं, मेजर करती हैं किसको बेटा जी डिराइव्ड क्वांटिटीज को। तो बेटा जी हम लिख लेते हैं सच यूनिट्स, सच यूनिट्स विच आर used to describe, क्या डिस्क्राइब करते हैं बेटा जी ये डिस्क्राइब करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को, माखूज मिकदारें, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है मेरा बेटा जी। तो हम लोगों ने पढ़ा था आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, हमने पढ़ा था बेटा जी कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो बेटा जी हमें मिलती हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द बेस क्वांटिटीज की वजह से। ऐसे ही ये जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं ये भी हमें मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द बेस यूनिट्स की वजह से। तो बेटा जी हमारे पास
इसकी अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास बेटा जी फोर्स आ सकती है जिसका सिंबल स्मॉल f होता है और इसका यूनिट होता है न्यूटन। देखिए अगेन मैंने न्यूटन का n स्मॉल लिखा है, लेकिन इसका जब सिंबल लिखूंगा कैपिटल N लिखूंगा। फिर आपके पास आ जाता है बेटा जी स्पीड। स्पीड का सिंबल स्मॉल v होता है, जबकि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा इसी तरह से प्रेशर। प्रेशर बेटे जी आपके पास सिंबल इसका कैपिटल P होता है, जबकि इसका यूनिट पास्कल होता है। देखिए फिर मैं पास्कल को स्मॉल p से लिख रहा हूँ, लेकिन जब इसका यूनिट लिखूंगा कैपिटल PA। और ऐसी हजारों हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब बेटा जी जो मेन बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है इसकी थर्ड टाइप। तो बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है थर्ड टाइप ऑफ SI यूनिट्स वो होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो बेटा जी सप्लीमेंट्री वर्ड से आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे जो हैं एक सब्जेक्ट में बेटा जी जो है उनके नंबर कुछ कम आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो हैं उस सब्जेक्ट को उन्हें रिपीट करना पड़ता है। तो बेटा जी अगर किसी बच्चे की कोई सप्ली आ जाती है या सप्लीमेंट्री आ जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि ना तो वो पास है ना वो फेल है। इसी एग्जाम्पल से मैं इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करता हूं कि बेटा आपके पास फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि ना तो बेस है ना डिराइव्ड है, ना वो बेस क्वांटिटीज हैं ना वो डिराइव क्वांटिटीज हैं, लेकिन बेटा उनकी फिजिक्स में सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने मेंशन करूं तो बेटा जी प्लेन एंगल या एंगल, सिंपल एंगल देखें, अल्फा बीटा गैमा थीटा फाई, ये सारे एंगल्स जो हैं इनके बगैर फिजिक्स का मुकम्मल होना बेटा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो बेटा जी हम लोग इनके जो यूनिट्स होते फिर ये ना ये बेस क्वांटिटी है एंगल ना ये डिराइव क्वांटिटी है एंगल, तो लेकिन हम इनकी फिजिक्स में सिग्निफिकेंस बहुत है तो फिर हम इनके यूनिट्स को स्टडी करते हैं जिन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो डेफिनेशन भी हम इसकी ऐसे ही करेंगे, देयर आर सम quantities in physics which are neither base nor derived quantities, जो कि ना तो बेस क्वांटिटीज होती हैं ना वो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को बेटा जी क्या कहते हैं, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिर अगर इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं तो फिर इनके यूनिट्स को क्या कहेंगे, इनके यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे। देयर यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो बेटा जी आपके कोर्स में दो तरह की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज शामिल हैं। तो बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो आपके कोर्स में शामिल हैं वो दो हैं। बेटा जी एक यूनिट है प्लेन एंगल वो एंगल है जो आप लोग बेटा आमतौर पर पढ़ते हैं, दो लाइनें ड्रॉ करते हैं, इन दो लाइनों के दरमियान में यहां पर जो एंगल बनता है ना बेटा उसे कहते हैं प्लेन एंगल। लेकिन एक एंगल जो आप लोगों ने आज से पहले नहीं पढ़ा हुआ और बेटा आज के बाद भी फिजिक्स में आमतौर अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बेटा सॉलिड एंगल। तो बेटा जी ये सॉलिड एंगल जो है ये एंगल असल में बेटा आप लोगों ने कौन जरूर खाई होगी। तो बेटा कौन के सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है ना ये आमतौर पर सॉलिड एंगल होता है। तो बेटा जी इन दो एंगल्स के यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ने हैं। जो यूनिट्स आपके पास है रेडियन, पहला है रेडियन। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है, रेडियन असल में यूनिट है प्लेन एंगल।
किसका यूनिट है बेटा? प्लेन एंगल का। चलिए हम इसको पहले समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बेटा जी देखिए, एक सर्कल बनाएं। ये आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आपके पास r है, जिसका रेडियस आपके पास क्या है? r है। से बेटा कोई बॉडी है जो इस पॉइंट पर खड़ी है, मैं कहता हूं वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है और इस पॉइंट पर पहुंच जाती है, और बेटा यहां पर भी एक रेडियस बनेगा r। अब ये दो रेडियाई हैं, दो रेडियाई, इन दो रेडियाई के दरमियान में बनने वाला एंगल बेटा जी आपने याद रखना है, वो एंगल 1 रेडियन होगा, या उसका सिंबल 1 रैड होगा। कब? जब बेटा जी ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आपकी आर्क लेंथ है, गोल वाली लेंथ जो आपने डिस्टेंस कवर किया है बेटा जी, वो भी रेडियस की लेंथ के बराबर हो। बेटा जी मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, अगर आपके पास सर्कल का रेडियस है 1 मीटर, कितना रेडियस है? 1 मीटर। अगर बेटा जी ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया है, अगर ये भी बेटा जी 1 मीटर हो, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल बेटा जी क्या होगा? 1 रेडियन होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बेटा वो प्लेन एंगल जो किसी सर्कल के सेंटर पर बनता है बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियाई के दरमियान में बेटा जी, वो 1 रेडियन के बराबर होगा जब वो कट करे सर्कल की सरकमफेरेंस को इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस हम लिखते हैं। और बेटा जी इस बारे में बात करते हैं, आपने अंडरस्टैंड करना है। द प्लेन एंगल, देखें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये यूनिट किसका? प्लेन एंगल का। द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सेंटर पर बन रहा है बिटवीन टू रेडियाई, बिटवीन टू रेडियाई। रेडियाई असल में रेडियस की जमा होती है बेटा जी, प्लूरल होती है उसका, रेडियाई। इज 1 रेडियन, इज बेटा जी 1 रेडियन, कि वो प्लेन एंगल जो बन रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल पर बिटवीन टू रेडियाई, वो होगा 1 रेडियन। कब? when they cut off the circumference equal to the length of the radius, कि बेटा जी किसी भी सर्कल के सेंटर पर बनने वाला प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई 1 रेडियन होगा। कब? जब वो कट करे किसको? सरकमफेरेंस को किसके बराबर? बेटा लेंथ ऑफ द रेडियस के बराबर। ले बेटा जी ये इसकी डेफिनेशन थी, होपफुली आपको समझ आई होगी। इसको बार बार सुने अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इसमें एक आपको एमसीक्यू मैं बताना चाह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा जी। आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल, इस प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू बेटा 2 पाई होती है। कितनी होती है बेटा? 2 पाई। प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई रेडियन होती है, 2 पाई रेडियन, या फिर रेडियन का सिंबल होता है रैड, RAD, रैड। बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है कि पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। एक पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं बेटा? 2 पाई रेडियन होते हैं। ले बेटा जी सेकंड जो डेफिनेशन आपके पास है वो है बेटा स्टी रेडियन की। स्टी रेडियन, ये असल में आपका दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टी रेडियन। बेटा जैसे बेटा रेडियन यूनिट था प्लेन एंगल का, वैसे ही स्टी रेडियन यूनिट है सॉलिड एंगल का। तो बेटा आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। बेटा जी पहले हम डायग्राम में इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्टी रेडियन क्या होता है। तो बेटा अंडरस्टैंड करिएगा, ये सपोज करें एक सफियर है। क्या है बेटा? सफियर, सर्कल नहीं, ये सफियर है, बॉल है। तो बेटा जी ये बॉल के सफियर के सेंटर पर बनता है।
बेटा आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी वाटरमेलन देखा होगा बेटा जी, सॉरी वाटरमेलन में वो जो टुकड़ी काटी हुई होती है वो आपने देखा होगा बेटा जी, वो छोटा सा पीस काट के वो आपको दिखाते हैं कि ये वाटरमेलन अंदर से रेड है या नहीं है। तो बेटा जी वैसा ही अगर मैं इस सफियर में से छोटा सा पीस काटूं तो बेटा जी वो कैसा, ऐसे कोन जैसा कटेगा। आप बेशक कोन जैसा काट लें या वैसे जैसे सुकेयर कटता है वैसे काट लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा जी ये देखिए ये कोन कट जाएगी एक। मैं कहता हूं अगर इस सफियर का रेडियस आर है, इस सफियर का रेडियस क्या है, आर है, तो बेटा जी इसके सेंटर पर बनने वाला ये एंगल, इसके सेंटर पर बनने वाला ये एंगल 1 टी रेडियन होगा। 1 टी रेडियन होगा कब, जब बेटे इस एंगल के साथ जुड़े हुए इस एरिया, ये जो पीस है इसका ऊपर वाला वो ग्रीन कलर का जो छिलका है उसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर, रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना, दोबारा से सुन लें बेटा जी, किसी भी सफियर के सेंटर पर बनने वाला वो एंगल, किसी भी सफियर के सेंटर पर बनने वाला वो एंगल जिसके साथ जुड़े हुए एरिया की सरफेस एरिया, जिसके साथ जुड़ा हुआ सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। तो बेटा जी सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 टी रेडियन होगा। मैं लिखता हूं फिर दोबारा से इसको समझते हैं बेटा जी, आपने अंडरस्टैंड करना है। इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, द एंगल subtended at the center of the sphere is 1 radian, sorry 1 स्टीरेडियन। बेटा जी 1 स्टीरेडियन होगा कब, when area of the surface attached to it, वो सरफेस एरिया जो उस एंगल के साथ जुड़ी हुई है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है मेरा बेटा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि सेंटर पर बनने वाला एरिया एंगल 1 स्टीरेडियन होगा कब बेटे, जब उस एंगल के साथ जुड़े हुए एरिया जो है उसी सफियर के बेटा रेडियस का स्क्वायर होगा। तो ये बेटा जी आपके पास जो है स्टीरेडियन की डेफिनेशन है। आप इसको बार बार सुनिए, इंशाल्लाह आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ले बेटा जी ये हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के अंदर हमने कहा 3 तरह के यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस एंड डिराइव यूनिट से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं बेटा जी। ये बेटा जी जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू चीज़ है, तो बेटा जी इसको आपने बार बार सुनना है ताकि क्लियर हो जाए। आप देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट एक छोटी सी बात डिस्कस की गई है जो आपको ऑलरेडी आती है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन या फिर आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जरूर याद होगा बेटा जी, ये जस्ट यहां पर डेफिनेशन है, आप लोगों ने याद रखना है। आपको जरूर याद होगा, आपने कुछ नंबर्स को ऐसे बेटा जी 10 की पावर्स की टर्म में बेटा जी आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। 3 × 10⁸, ये आप सबको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है बेटा, इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो बेटा जी ये जो नंबर्स हैं ये बहुत बड़े नंबर्स हैं जिनको बेटा जी याद करना मुश्किल है, तो हम इनकी साइंटिफिक नोटेशन लिख लेते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों को 2 चीजें नजर आ रही होंगी बेटा जी। आपको ऑलरेडी पता है कि एक तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर होती है, दूसरा बेटा जी 10 की पावर के साथ हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो 1 से बड़ा जबकि 10 से छोटा हो। 1 से बड़ा या 10 से छोटा हो। अगर मैं आपको 9th लेवल की इसकी डेफिनेशन याद करवाना चाहूं तो आप कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन is a method or technique
used to express a number in terms of some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है कि साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है या टेक्निक है जो कि यूज हो रही है जाहिर करने के लिए किसी नंबर को इन टर्म्स ऑफ सम पावर ऑफ 10 और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से जो कि 1 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। और इसकी एग्जांपल्स देखें मैंने ऊपर बेटा जी आपको लिखी हुई है। एक मजीद चीज जो बुक में मेंशन नहीं होगी, साइड पे टेबल बना होगा प्रीफिक्सेस का, तो आपने याद रखना है। अभी हमने इनको यूज करना है प्रीफिक्सेस। बेटा प्रीफिक्सेस आपको कुछ मैं आपको जनरल प्रीफिक्सेस लिख देता हूं। जैसे आपने पढ़ा किलो, किलो बेटा जी आपको पता है जो कि के उसका सिंबल होता है 10⁻³ के बराबर होता है। ऐसे ही मिली का सिंबल स्मॉल m होता है जो कि 10⁻³ के बराबर होता है। ऐसे ही माइक्रो का सिंबल म्यू होता है जिसकी वैल्यू 10⁻⁶ होती है। मेगा बेटा कैपिटल M होता है, ये 10⁻⁻6 होता है। ये प्रीफिक्सेस। तो बेटा जी इन प्रीफिक्सेस के बारे में अगर तो बुक पर टेबल बेटा बना होगा उससे इसको देख लेना है आप लोगों ने। तो बेटा जी ये प्रीफिक्सेस आपने याद करनी है क्योंकि ये यूज होंगे। अब इस टॉपिक में एक छोटी सी चीज बाकी है बेटा जी जो मैं आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में बता रहा था कि बेटा जी इस टॉपिक के अंदर आपके पास जो है बेटा जी एक छोटी सी बात बाकी है जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादातर एमसीक्यूज इस टॉपिक में से उस पार्ट में से आते हैं जो कि है बेटा कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स कि आज से पहले आप लोगों ने इस चीज के बारे में नहीं पढ़ा हुआ। कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। यूनिट्स को जाहिर करने की भी बेटा रिवायतें हैं, तरीके हैं कि हम ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा दिल करे हम यूनिट्स को लिख सकते हैं। तो बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है इसके 8 कन्वेंशंस हैं, 8 रूल्स हैं। तो मैं बेटा जी रूल्स के नाम से इसको लेकर चलूंगा आपके साथ। तो बेटा जी रूल नंबर 1 कि हम सही तरह से यूनिट को कैसे लिखते हैं। देखिए बेटा जी मैंने कुछ देर पहले मैंने इसको इरेज कर दिया, यहां पर लिखा हुआ है बेटा। देखिए मैंने जब भी किसी यूनिट का फुल नेम लिखा है बेटा, फुल नेम बेशक वो किसी साइंटिस्ट का नेम क्यों ना हो। जैसे मैं यहां पर आपके सामने किलोग्राम भी लिख देता हूं, किलोग्राम, ठीक है। अब जितने भी यूनिट्स हैं, जब भी मैं किसी यूनिट का फुल नेम लिखता हूं बेशक वो नाम हो या ना हो बेटा, मैं हमेशा उसका पहला लेटर स्मॉल लिख रहा हूं। ये रूल है फिजिक्स के अंदर जिसको आपने आज के बाद याद रखना है जब भी आप बात करेंगे। तो बेटा जी देखें पहला रूल मैंने अभी आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि बेटा full name of a unit always begins with a small letter। इस बात को मजीद बढ़ा लेते हैं, even if बेशक वो बेटा even if it is after the name of a scientist कि बेटा जी कुछ भी हो जाए, किसी भी ऐसा यूनिट का जो फुल नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है मेरा बेटा। बेशक इवन इफ वो नेम हो किसी साइंटिस्ट का। जैसे मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं, देखें बेटा जी मैंने वहां पर लिखा हुआ है आपके सामने बेटा जी। देखें फॉर एग्जांपल न्यूटन फोर्स का यूनिट था न्यूटन, तो बेटा मैं न्यूटन का एन स्मॉल लिखूंगा। किलोग्राम मास का यूनिट है किलोग्राम, तो मैं किलोग्राम बेशक ये नाम है या नहीं है मैंने स्मॉल से स्टार्ट करना है इसको। इसी तरह से बेटा पास्कल,
देखिए पास्कल, आपको पता है पास्कल लॉ पढ़ा हुआ आप लोगों ने, मैंने स्मॉल पी से लिखना है। केल्विन, केल्विन आपको पता है बेटा जी केमिस्ट्री के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट नेम है केल्विन। तो बेटा जी केल्विन को भी देखिए मैं स्मॉल के से लिख रहा हूं। तो आपने याद रखना है जब भी किसी यूनिट का फुल नेम लिखना है, वो किसी साइंटिस्ट का नेम हो या ना हो, बेटा जी आपने उसको हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है फुल नेम। लेकिन रूल नंबर 2, रूल नंबर बेटा 2, रूल नंबर 2 आपसे क्या कहता है बेटा जी? रूल नंबर 2 इनके सिंबल्स के हवाले से है कि बेटा जब आप किसी यूनिट का सिंबल लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सिंबल ऑफ अ यूनिट विल बी अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर if after the name of a scientist, name of a scientist other than otherwise always small। ये बेटा जी आपने याद रखना है, किसी भी यूनिट का सिंबल बेटा जी वो कैपिटल लेटर होगा जब वो आफ्टर हो नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। लेकिन अगर वो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो उसका सिंबल स्मॉल होगा। ठीक है मेरे बेटा, जैसे मिसाल के तौर पर अंडरस्टैंड करें, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा न्यूटन। अब न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ये साइंटिस्ट का नेम है तो मैं कैपिटल एन लिखूंगा। पास्कल, पास्कल साइंटिस्ट का नेम है तो बेटा जी इसका सिंबल पी ए लिखूंगा। केल्विन, केल्विन बेटा जी साइंटिस्ट का नेम है तो कैपिटल के लिखूंगा। लेकिन सेकंड, सेकंड किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो सेकंड बेटा जी स्मॉल एस आएगा। ठीक है मेरा बेटा। और इस तरह से किलोग्राम, किलोग्राम भी किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो ये भी बेटा जी स्मॉल केजी आएगा। ठीक है बेटा जी। ईटीसी कि अगर किसी नाम किसी साइंटिस्ट का हो तो उसका सिंबल कैपिटल होगा, अगर वो साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो उसका सिंबल एक स्मॉल लेटर होगा। ये बेटा जी ये दो बेटा जी यूनिट्स की इंडिकेशन थी। रूल नंबर 3 अब आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, नेचर चेंज होने जा रही है। अब बेटा जी मैंने आपके साथ वो बेटा जब मैंने उधर मैंने आपके साथ एक बात की प्रीफिक्सेस के बारे में, प्रीफिक्सेस। तो बेटा जी प्रीफिक्सेस, अब जब कुछ ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आमतौर पर हम जो है वो कॉन्शियसली हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मिसाल मैं पहले इसकी एग्जांपल्स पहले बताता हूं आपको। देखिए बेटा, बेटा सेंटीमीटर कोई स्पेस नहीं है, सी और एम साथ साथ लिख दिया मैंने। देखिए किलोग्राम, मेगा जाउल, ठीक है बेटा, और पिको मीटर। बेटा देखिए जितने भी मैं प्रीफिक्स और यूनिट लिख रहा हूं इनको मैं साथ साथ लिख रहा हूं। हम पहले से ऐसे ही करते आ रहे हैं कि हम जब भी कोई प्रीफिक्स डालते हैं ऐसा यूनिट से पहले तो बेटा जी उसमें कोई स्पेस नहीं देते। तो ये रूल आपको वैसे ये रूल आपको नहीं पता था लेकिन आप ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ठीक रूल है। तो बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है ये क्या रूल हमने लर्न किया। इसके अंदर हमने लर्न किया है बेटा जी प्रीफिक्सेस, prefixes are always added before SI units, SI units without any space। कि हम जब भी प्रीफिक्सेस को लगाते हैं SI यूनिट से पहले तो हम उन्हें हमेशा एडेड पहले लगाते हैं एंड विदाउट एनी स्पेस लगाते हैं, विदाउट एनी स्पेस लगाते हैं। ये सब कॉन्शियसली आप लोग ऑलरेडी इस रूल को 9-10 से फॉलो करते आ रहे हैं। अब बेटा रूल नंबर 4, ये एक चीज हम लोग इसमें सीखेंगे जिसको हम थोड़ा सा जो है वो तो गलत पढ़ रहे हैं बचपन से 9th क्लास में 10th क्लास में, उसको हमने अब करेक्शन में की तरफ लेकर जाना है। बेटे जी देखिए बेटा रूल नंबर 4,
आप लोगों ने, मैं फिर से इसकी एग्जांपल पहले देता हूं, फिर उससे रूल बना लेंगे। देखिए बेटा, जूल, मुझे बताइएगा जूल की फुल फॉर्म क्या होती है? जूल की फुल फॉर्म होती है, या इंटरमीडिएट फॉर्म कह दो, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। बेटा जी ये मैंने गलत लिखा है, इसकी क्या वजह है? बेटा जी रूल ये कहता है, रूल कहता है जब भी दो यूनिट्स, दो एसआई यूनिट साथ साथ आएंगे तो उनके दरमियान में एक स्पेस खाली हो। देखिए इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस आपने खाली छोड़नी है। वो कंप्यूटर के पास स्पेस का बटन होता है ना, या मोबाइल पर स्पेस का बटन होता है, तो चीज थोड़ी सी आगे चली जाती है। तो बेटे आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसी तरह से देखिए, आप लोगों को न्यूटन की फुल फॉर्म भी पता है। न्यूटन की फुल फॉर्म क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी गलत है बेटा जी, आपने अंडरस्टैंड करना है। बेटा सही क्या है? ये अगर गलत है तो सही क्या है? सही आपको अभी मैंने बताया, पहले लिखेंगे किलो, थोड़ी सी स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे मीटर, फिर थोड़ी सी स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है। अभी आपको बेटा फर्स्ट ईयर में इसकी सिग्निफिकेंस का पता नहीं चलेगा। जब लोग आप लोग जब जाएंगे चैप्टर नंबर 19 बेटा जी सेकंड ईयर के अंदर, वहां पर एक यूनिट है मीटर केल्विन, उसकी बेटा बहुत ज्यादा गलती होती है। तो बेटा जी उसको बच्चे मिली केल्विन पढ़ लेते हैं, लेकिन यूनिट मीटर केल्विन होता है। तो बेटा हम उसके हवाले से वहां पर बात करेंगे। अब रूल हमने क्या सीखा है? रूल हमने ये सीखा है कि बेटा जी जब भी हमारे पास हम कोई भी बेटा ऐसे यूनिट साथ साथ लिखेंगे, या बेस यूनिट जब साथ साथ लिखेंगे, तो बेटा जी हम उनके दरमियान में एक स्पेस खाली छोड़ देंगे। एक स्पेस बेटा जी खाली छोड़ देंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो अंडरस्टैंड फरमाएं क्या रूल है? व्हेन बेस यूनिट्स आर रिटन टुगेदर, जब बेस यूनिट्स को साथ साथ लिखते हैं बेटा, दे आर रिटन वन स्पेस अपार्ट, वन स्पेस अपार्ट, कि हम उन्हें एक खाली जगह दूर लिखते हैं, एक स्पेस दूर लिखते हैं। तो ये रूल था आपके पास। अब बेटे नेक्स्ट चीज आप लोगों ने नेक्स्ट रूल अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट रूल वेरी वेरी इजी रूल है, रूल नंबर बेटा जी 5। तो आपने अंडरस्टैंड करना रूल नंबर 5 क्या है। रूल नंबर 5 आपको बता रहा है कि बेटा जी देखिए 10 रेज़ टू पावर -12, किसी को ये भूल गया है कि इसकी प्रीफिक्स है पिको। इसकी प्रीफिक्स क्या है? पिको। तो बेटा जी अगर भूल गया है लेकिन उसने आपको प्रीफिक्स लिखने के लिए कहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? उनको एक और प्रीफिक्स याद है। मैं इसको लिख सकता हूं 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6, -6 -6 12 हो जाएंगे। तो ये कैसे बन जाएगा? 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। तो बेटा जी देखें, दो 10 -6, ये 10 -6 माइक्रो, फिर ये भी 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रो। तो बेटा माइक्रो अगर मैं साथ यूनिट लगा दूं पिकोमीटर, तो बेटा क्या आ जाएगा? माइक्रोमीटर। या फिर यहां पर तो चले प्रीफिक्स अवेलेबल थी, बाद बात प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं बेटा 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर 9। अब 10 रेज़ टू पावर 9 की आपके पास प्रीफिक्स नहीं है, तो बेटा आप लिख लें 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेगा, साथ में जूल भी लिख लेते हैं, मेगा किलो जूल। तो बेटा ये भी गलत है। बेटा आपके पास ये याद रखना है किसी एक नंबर में एक ही प्रीफिक्स आएगी, एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस नहीं आ सकते। तो बेटा ये सिंपल सा रूल है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि बेटा मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कि आपके पास जो मल्टीपल प्रीफिक्सेस in a single number are not allowed, कि आप एक ही प्रीफिक्स लिखेंगे, और अगर प्रीफिक्स नहीं है तो आप 10 की पावर लिख दें, आप जबरदस्ती उसकी प्रीफिक्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक और
एक और रूल अंडरस्टैंड करें, बिल्कुल इसके साथ सिमिलर रूल है। देखिए बेटा, मैंने अभी आपसे कहा कि आप एक प्रीफिक्स लिखें, दूसरी ना लिखें। तो बेटा ये भी एक आपने अंडरस्टैंड करना है। मिसाल समझे जरा, एक एग्जांपल समझे। बेटा मेरे पास नंबर है बेटा 10⁻⁻7 ग्राम, 10⁻⁻7 ग्राम। अब मेरे पास 10⁻⁻7 की कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो मैं इसको तोड़ देता हूं। 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻3, साथ में आ जाएगा ग्राम। अब -4 की प्रीफिक्स तो नहीं है, तो बेटा जी 10⁻⁻4 ऐसे लिख दूंगा, और 10⁻3 की प्रीफिक्स है मिली, तो मिलीग्राम। 10⁻4 मिलीग्राम, तो बेटा जी ये भी गलत। बेटा एक नंबर में या तो प्रीफिक्स आएगी या 10 की पावर आएगी, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। बेटा जी प्रीफिक्स और 10 की पावर किसी एक नंबर में इकट्ठे नहीं आ सकते। समझ आ गई मेरे बेटों को बात की? देखिए रूल क्या है, रूल आपसे कहता है बेटा प्रीफिक्स एंड पावर ऑफ 10 आर नॉट अलाउड इन अ सिंगल नंबर। किसी सिंगल नंबर में बेटा जी 10 की पावर भी हो, प्रीफिक्स भी हो, ये अलाउड नहीं है। तो बेहतर है अगर प्रीफिक्स नहीं है तो 10 की पावर लिखें, प्रीफिक्स नहीं है तो 10 की पावर लिखें, जबरदस्ती प्रीफिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ले बेटा जी इसी तरह से आपके पास रूल नंबर 7 है, जिसको जो ऑलरेडी आप सबकॉन्शियसली जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। बेटा जी क्या फॉलो कर रहे हैं? देखें बेटा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या आंसर आएगा आप सबको पता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये सेंटी का स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन क्या हम लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे। यही रूल है कि बेटा जी जब हम बेटा किसी बेस यूनिट की पावर को बढ़ाते हैं तो प्रीफिक्स की पावर भी बढ़ जाती है, लेकिन हम उसको मेंशन नहीं करते। जैसे मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो क्या बन जाएगा? मिलीमीटर क्यूब। क्या बन जाएगा? मिलीमीटर क्यूब। तो बेटा जी मिलीमीटर क्यूब लिखा है, मिली का क्यूब नहीं है, मिली का भी क्यूब है, लेकिन हम लिखते नहीं है। हमें ऑटोमेटिकली इस बात का अंदाजा होता है कि यहां पर प्रीफिक्स का भी जो है वो पावर है। ठीक है मेरे बेटा, समझ आ गई मेरे बेटों को बात की? तो आपने ये बात अंडरस्टैंड करनी है। जैसे ये देखे ना, मैं मैथमेटिकली समझाता हूं। ये है 10⁻⁻2 मीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बेटा जी सेंटी क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर है, क्योंकि सेंटी का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴, जो कि आप यहां से भी देख सकते हैं कि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 -4 हो जाएगा। बेटा जी ऐसे ही वहां पर -9 आएगा, 10⁻9 मीटर क्यूब। हम मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन हमें इस बात का पता है कि प्रीफिक्स के ऊपर भी पावर है। ठीक है बेटा जी, तो यही रूल है बेटा जी। व्हेन अ बेस यूनिट is raised to some power, ठीक है। प्रीफिक्स the power of the prefix also increased, but we don't mention it, we do not mention it। मैंने थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके लिख दिया है, थोड़ा सा खोल कर लिख दिया है ताकि आपको समझना आसान हो कि जब किसी बेस यूनिट की पावर को हम बढ़ाते हैं तो प्रीफिक्स की पावर भी बढ़ जाती है। ठीक है, इज ऑल्सो is prefix power of the prefix is also increased, but we do not mention it। हम उसको मेंशन नहीं करते, हम उसको मेंशन नहीं करते। ठीक है मेरे बेटा, जैसा कि आप ऊपर एग्जांपल में देख सकते हैं। तो बेटा जी लास्ट रूल, बिल्कुल लास्ट रूल, रूल नंबर 8, इसको देख लेते हैं बेटा जी। ये रूल बुक पे थोड़ा सा लेंथी लिखा हुआ है,
लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट वर्ड्स इसको देता हूं इसको याद करने के। देखिए बेटा, आप एक छोटी सी बात अंडरस्टैंड करें, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, रूल नंबर 8, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको कहा जाता है कि पहले सारी गिवन क्वांटिटीज के यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें। इसका क्या मतलब है कि जब उन वैल्यूज को मेजर किया गया है तो एसआई यूनिट में मेजर नहीं किया गया, तो ऐसा ही होता है। जैसे आपको पता है वर्नियर कैलिपर, अब वर्नियर कैलिपर्स जो है ये एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब एक तो ये है कि मिनिमम ये इतनी रीडिंग मेजर कर सकता है। दूसरा, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है कि जो ये रीडिंग प्रोवाइड करेगा ना, या तो वो बेटा जी आपके पास मिलीमीटर्स में होगी या फिर वो आपके पास बेटा जी सेंटीमीटर्स में होगी। ठीक है मेरा बेटा, तो आपने ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बेटा जी जब भी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट प्रोवाइड करता है। तो रूल भी यही कहता है, रूल कहता है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप कोई मेजरमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बेटा जो मेजरमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको यूनिट दे रहा है उसी में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब उसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बिफोर यूजिंग इट इन द एक्सपेरिमेंट या बिफोर यूजिंग इट इन द न्यूमेरिकल, आपने क्या करना है, उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। देखें तो और क्या है, देखें रूल, देखें रूल कहता है ड्यूरिंग मेजरमेंट्स, ठीक है, सॉरी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट record the measurement in the most suitable unit। आप देखें सूटेबल यूनिट से यहां क्या मुराद है कि वर्नियर कैलिपर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सूटेबल है कि वो रीडिंग से आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर में, आपने जबरदस्ती उससे मीटर्स में रीडिंग लेने की कोशिश नहीं करनी। आपने उसमें रीडिंग रिकॉर्ड कर ली, देन बिफोर यूजिंग इट convert the value into SI यूनिट। लीजिए ये आपका रूल है कि बेटा जी जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो अपनी रीडिंग्स को आपने रिकॉर्ड करना है सूटेबल या अवेलेबल यूनिट में। अवेलेबल यूनिट में यहां मिलीमीटर सेंटीमीटर अवेलेबल है, किसी में बेटा जी डेसीमीटर अवेलेबल होगा, तो आपने उसमें मेजर कर लिया। उसके बाद जब आपने उसको इस्तेमाल करना है तो उससे पहले उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करिए। बस सिंपल सा रूल है, कोई इसमें डिफिकल्टी होनी आपको नहीं चाहिए। नहीं बेटा जी ये आपका आज का लेक्चर था, तो बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है। जैसे इससे पहले दो टॉपिक, क्योंकि ये हमारा इस बुक का थर्ड टॉपिक है, तो बेटा जैसे हमारे इससे पहले टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करते थे, ये टॉपिक भी हमारा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करता है। तो मेरे बेटों ने याद रखना है कि बेटा जी आप जो है इन टॉपिक्स को बार बार बेटा जी सुने और इनको पॉज करें। पॉज करने के बाद एक एक सेंटेंस को बेटा जी रिपीट पे लगा के उनको बेटा जी आप सुने, ताकि बेटा जी इन टॉपिक्स को मैं बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही आप पर प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस तरीके से आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो हैं वो इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा जी यहाँ पर आपसे इजाज़त लेने से पहले बेटा जी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जी उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, कज़नों को तक भी अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो बेटा उन तक भी लेक्चर्स को उन्हें पहुँचाएँ और उन्हें भी मोटिवेट करें इनको सुनने पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग बेटा जी इस पर हमें रिस्पांस शो करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी मोटिवेशन बनेगी और उतने ही अच्छे लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।